बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। पीएम ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है सरकार। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता। शिवराज ने कहा, 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र का रोड मैप काम जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भीषण गर्मी और बारिश की कमी का इस मौसमी सब्जियों की फसल पर पड़ रहा है काफी असर। उधमपुर के मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि जिले में उच्च तापमान और शुष्क मौसम की वजह से सब्जी का उत्पादन होगा प्रभावित। और भीषण गर्मी और लू झेल रहे उत्तर भारत में आज भी हीट वेव की मार। गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने दिलाई राहत, लेकिन असम में बाढ़ से हालात खराब। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। किसानों, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी यात्रा में 2 बड़ी पहल की। पहली, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। दूसरी, 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में 30,000 स्वयं सहायता समूहों को कृषि दीदी का प्रमाण पत्र जारी किया गया। सेवापुरी वाराणसी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 18वीं लोकसभा के चुनावों ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दी है, तो वहीं भारतीय लोकतंत्र की गहराई को दुनिया ने समझा है। सर्व विद्या की राजधानी है ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस नगरी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि चुनकर इतिहास रच दिया। 21वीं सदी में यह पहला मौका और आजादी के बाद दूसरा अवसर है जब लगातार देश ने किसी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा में जता दिया कि विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीबों को सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का किया और सेवापुरी वाराणसी से देश के 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की। पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है,
सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है। कृषि क्षेत्र में नमो दीदी के अलावा महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल की गई है। ये हैं कृषि सखी, जो कृषि को मजबूती तो देंगी ही, साथ ही माताओं और बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। ये पहल 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की ओर भी बड़ा कदम है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी ने विरासत को सहेजते हुए विकास किया है। किसानों को अपने उत्पाद निर्यात करने के लिए कई सहूलियतों का विकास हुआ है, तो वहीं दुग्ध उत्पादन, पशुपालन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यानी वाराणसी ने ये दिखा दिया कि संतुलित और सर्वस्पर्शी विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए। शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर से आई कृषि सखियों ने प्रधानमंत्री से प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने गांव जाकर लोगों को कृषि में बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेनिंग देंगी। मोदी जी के हाथ में ये सर्टिफिकेट लेने का बहुत खुश हुआ है। मैंने इसके बाद मेरा गांव में कृषि का ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। जिसके पास खेत नहीं होता है उसके पास भी हम काम करते हैं, बताते हैं कि कम जगह में भी हम खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम पोषण वाटिका बनवाते हैं ताकि हम किसानों को कम जगह में हम खेती कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी happy with the team that they have encouraging me till now that I got this opportunity to receive this certificate from our Prime Minister of India. And also I want to encourage all the Krishi Sakhi to work hard and harder so that they also one day they can achieve this certification. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में सम्मान निधि डालने का किया। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र का रोड मैप क्या होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। कृषि विकास और किसान कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ये इसी से प्रकट होता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालने का किया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला कार्यक्रम अगर तीसरे कार्यकाल का उन्होंने किया तो किसान सम्मेलन के रूप में किया। और इस किसान सम्मेलन में ही उन्होंने देश भर के 9 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। ये दिन किसान के आनंद का दिन भी है, विशेषकर छोटे किसान। खरीफ की फसल की तैयारी होनी है, ऐसे समय अगर राशि उनके पास होती है तो खाद और बीज की बेहतर व्यवस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। खेती को लाभ का धंधा बनाना लगातार 10 सालों से काम चल रहा है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में शुरू की गई। इसकी 17वीं किस्त किसानों को प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं और सभी किसानों को भी बधाई देता हूं। तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने जो सबसे पहला निर्णय लिया वो किसानों के लिए लिया। जो पहली फाइल साइन की वो किसानों की सम्मान निधि की 17वीं किस्त की। आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि गोवा के करीब 6000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल गई है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त सहित गोवा के किसानों को अब तक 25 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। गोवा में मोर देन 6000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिला, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 17 इंस्टॉलमेंट से लेकर आज तक गोवा में मोर देन 25 करोड़ ऑफ रुपीस गोवा के किसानों को मिला, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी कोशिश रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोवा के किसानों का किसान सम्मान निधि मिले और माननीय मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ये साकार करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमेशा की तरह काम करते रहेगा। मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से यानी किसानों का सम्मान निधि हो या किसान की बाकी योजना, गोवा में हम इसका फ़ायदा हमारे किसानों को देते रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने पर कहा कि किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अनुराग है। केंद्र सरकार की किसानों के लिए जिस तरह की नीति रही है उसके चलते किसानों की आय बढ़ी है, उसके कारण देश की जीडीपी भी बढ़ी है। भारत एक आर्थिक इंजन बन गया है जिसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अनुराग है। उन्होंने जिस प्रकार कहा है कि किसान की आमदनी डबल होना चाहिए, करीब करीब सारे देश में जिस प्रकार केंद्र सरकार की किसानों के प्रति नीति रही है उससे किसानों की आय इनकम बढ़ी है और मुझे कहते हुए गर्व है कि उसके कारण देश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है और भारत एक आर्थिक इंजन बन गया है और उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के कई गांवों में भीषण गर्मी और बारिश की कमी के कारण इस मौसम में सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सूखे की वजह से खीरा, लौकी, भिंडी और कई अन्य सब्जियां खराब हो गई हैं। नहरों में सफाई का काम चलने की वजह से फिलहाल पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि नहरों के बंद होने और अपर्याप्त बारिश के कारण उनकी सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। उधमपुर के मुख्य कृषि अधिकारी का कहना है कि इस वर्ष उधमपुर जिले में उच्च तापमान और शुष्क मौसम है, जिसका परिणाम स्वरूप सब्जी का उत्पादन कम होने की संभावना है। अभी हम सब्जी लगाई हुई है, पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हमारी नहर बंद है। सब्जियां लगाई हुई है, भिंडी लगाई है, बैंगन लगाया, लौकी लगाई है, कुसुम्बर लगाई है, सारी सूख रही है। बाकी धान लगाया हुआ है वो भी सूख रहा है। नहर जे बंद है कि नहर का काम चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, गर्मी काफी पड़ रही है इधर। खेती बाड़ी हम करते हैं मतलब, तो इस टाइम हमारी महीना डेढ़ हमारी जे फसल लेट हो गई धान की। आज के टाइम तो आपने देखना था, धान लगाना था। जो नहर है 6 महीने हो गई बंद, तो जिम्मेदारों का बहुत नुकसान हो गया। कवा पटवार देखो उधर भी ये सारा नुकसान हो गया। धान की फलूरी तैयार हो गई है, तो आज हमारा धान लगना था तो कैसे लगाएं हम। गर्मी से ये हमारी देखो आपने देख लिया है, भिंडी भी खराब हो रही है, मतलब खीरा घिया इसको भी पानी नहीं मिल रहा है। इतनी मेहनत की है तो बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश होती तो चलो इसको खीरा भिंडी को हमारा थोड़ा सहारा मिलता, वो भी नहीं हो रही है। गर्मी पड़ी है, 4 पखे उधर देखो पहाड़ों में आग लगी है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब्जी का पूरा सोखा पड़ गया है। पहले इतना नहीं हुआ, वैसे पहले हमारा जो पानी भी चलता रहता था, बारिश भी बेचे होती। इस साल तो ज़्यादा ही हुआ। जहाँ तक वेजिटेबल का सवाल है, हमारा जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा उधमपुर में जो चनैनी बेल्ट है, ये हमारे किसान जहाँ पे बड़े जल्दी अर्ली क्रॉप्स लगाते हैं।
तो इस बार जो मौसम ने थोड़ा करवट बदली है, मौसम टाइमली बारिश नहीं हुई। हमारा उधमपुर में एक ऐसा फीचर है कि जब भी थोड़ा सा तापमान जो है वो 40 के करीब पहुंचता है तो लोकल रेन्स हो जाती हैं। इस साल वो लोकल रेन्स नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमारी जो हमारे कुकर बिट्स लगे हैं, जैसे घिया है, करेला है, जो टमाटर है, और उसके बाद ब्रिंजल है, मिर्ची है, तो ये वाली फसलें जो फार्मर हमारा लगाता है कि जो जल्दी लगा देता है और उससे लगता है कि हमें जल्दी फसल मार्केट में आएगी और उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो बारिश ना होने की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे बॉलीज़ हैं या दूसरे थोड़े तालाब हैं, वो सूख रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा जो बारिश बताई गई है कि 27 जून के करीब बारिश आएगी, उससे हम जो रिकवर तो कर पाएंगे, पर उत्पादन में थोड़ा फर्क रहेगा। इसके साथ साथ जो गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो दूसरे कीड़े हैं, जो बीमारियां हैं, उनका भी थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। पर हमारे पंचायत ऑफिसर्स हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स हैं, वो जाके फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं और जो भी दवाइयाँ और जो बीमारियों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें, ज़रूरत छिड़काव करना है उसके लिए अवेयर कर रहे हैं। भारत में पारंपरिक फसलों के स्थान पर किसान बागवानी फसलों में विकल्प तलाशने लगे हैं। कम समय में अच्छा उत्पादन देने के कारण अब किसान अलग अलग सब्जियों की फसल लगाते हैं। मूली की फसल सिर्फ 40 दिन में 250 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। इसकी खेती में लागत भी बेहद कम आती है। वहीं 1 हेक्टेयर खेत में किसानों को 1.5 लाख तक की आमदनी हो सकती है। मूली की खेती के लिए किसान सीधी बिजाई या नर्सरी तैयार करके भी खेती करते हैं। इसकी व्यावसायिक खेती के लिए नर्सरी में उन्नत किस्म के बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनकी रुपाई करने पर सितंबर से लेकर मार्च तक बढ़िया उत्पादन मिलता है। बता दें कि मूली के पौधों की रुपाई के लिए कतार विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच लाइन से लाइन के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखकर रुपाई करनी चाहिए। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बीते दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति देखी गई। यही हाल दक्षिण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला। साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कई हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति देखने को मिली। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश के उरई में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। एक और जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उधर मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में काफी भारी बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ मंगलवार 19 जून को तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित भावनगर, गुजरात के पालिताना में तेज बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार 15 जिलों के 470 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिससे लगभग 1,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला करीमगंज है, जहां करीब 1,52,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी जिले में बाढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे राज्य में इस साल बाढ़ के दौरान मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। कानपुर में कोपली नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बारिश के कारण कई अन्य नदियों का स्तर बढ़ रहा है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों की संख्या बढ़ाकर 43 कर दी गई है, जहां 5000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बचाव अभियान के तहत करीमगंज जिले में 39 नाव तैनात की गई हैं। सोमवार को यहां से 273 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख संस्था टेरी ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेश प्रभु उपस्थित रहे। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बीते 50 सालों के दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में टेरी के उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा की। साथ ही सुरेश प्रभु ने कहा कि पर्यावरण संकट विश्व भर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से बीते 50 सालों से टेरी इस क्षेत्र में काम कर रही है, ये वास्तव में काफी उल्लेखनीय है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में देश विदेश से आए लोगों ने भी टेरी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में गर्मी को देखते हुए बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहे। नींबू, नाशपाती और लीची के बागों में सिंचाई करें। वहीं किसान आम के बागों में हिसाब से सिंचाई करें। फलों को पेड़ों से गिरने से बचाने के लिए भी सिंचाई जरूरी है। साथ ही टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के खेतों में भी हल्की सिंचाई करें। पंजाब के किसान बैंगन और खीरे की फसल में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मूंग, उड़द और हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और नर्सरी में भी सिंचाई करते रहें। वहीं बागों में गर्मी के इस मौसम में सिंचाई करना जरूरी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए तैयार सब्जियों की तुड़ाई और कटाई सुबह या शाम के समय करना ठीक रहेगा। इसके बाद सब्जियों को छायादार जगह पर रखें। सब्जियों के खेतों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। सब्जियों की नर्सरी, बगानों और हरे चारे वाली फसलों में भी सिंचाई की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार इलाके में मक्का और कपास की बुवाई का काम करें। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार क्षेत्र में किसान गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की अगेती किस्म की नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर परिसर में पौधारोपण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। गौरतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। देश में नया डाक का कानून लागू हो गया है। डाकघर अधिनियम 2023 ने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। इसका मकसद नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करने के साथ ही जीवन को आसान बनाना है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले कांग्रेस को लगा है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो तकरीबन सवा घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई। 24 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में एनडीए की योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम से सिकल सेल रोग के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रोग ज्यादातर 0 से 40 वर्ष की आयु वाले जनजातीय बहुल इलाके में रहने वाले लोगों में फैला हुआ है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही है और इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा।